8 मई 2024 रेडियो न्यूज़ 24 की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। भारतीयों को धोखे से रूस यूक्रेन जंग में भेजने के मामले में सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से 3 लोग भारत के हैं, जबकि एक रूस के रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला ट्रांसलेटर है। इन्हें 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। पकड़े गए लोगों में अरुण और यशुदास तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। एंथनी इलांगोवन मुंबई से हैं, जबकि निजिल जोमी बेनसाम रूस के रक्षा मंत्रालय का है। सभी लोग एक नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसमें सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों को नौकरी और अच्छी सैलरी देने का लालच देकर फंसाया जाता था। इसके लिए लोकल एजेंट्स की भी मदद ली जाती थी। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री को बंद करने का फैसला लिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन्स मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन दिया था। यह मंगलवार 7 मई से लागू हो गया है। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में वैक्स ज़ेवेरिया नाम से इसे जाना जाता है। 7 मई को मॉस्को के क्रेमलिन हॉल में व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन पहली बार सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। अब वो 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसा करके वो रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले नेता बन जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होने से पुतिन पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर नेता माने जाएंगे? पुतिन के मुकाबले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर हैं, जानिएगा हमारे अगले वीडियो में। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हो गई। उसे 16 अप्रैल को 2024 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 5 बार याचिका लगाई थी। नीरव पिछले 5 साल से जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए उसने 5वीं बार याचिका दायर की थी। उसकी पिछली याचिका 3.5 साल पहले खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज जॉन जॉनी ने कहा कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं, मगर अगर उसे बेल मिली तो वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जज ने कहा कि नीरव पर धोखाधड़ी का बहुत बड़ा आरोप है या कोई मामूली मामला नहीं है जिसमें जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नीरव खुद पेश नहीं हुआ। हालांकि उसका बेटा और बेटियां दोनों गैलरी में मौजूद थे। नीरव मोदी पर पीएनबी से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। नीरव को साउथ वेस्ट लंदन से 19 मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने एक बार फिर कनाडा में चल रहे भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर ट्रूडो सरकार को आड़े हाथों लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार 7 मई को कहा कि कनाडा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कनाडा एक लोकतांत्रिक देश है और वे हिंसा के सेलिब्रेशन की अनुमति कैसे दे सकते हैं? जायसवाल ने कहा कि सब जानते हैं कि हमने कनाडा से कई बार भारतीय नेताओं के खिलाफ वहाँ हो रहे प्रदर्शन के पीछे हिंसक सोच का मुद्दा उठाया है। पिछले साल ही ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई थी। इसमें 2 सिख गनमैन और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारते दिखाया गया है। आगे उन्होंने बताया कि इसके बाद कई शहरों में भारत के राजनयिकों के खिलाफ हिंसक पोस्टर भी लगाए गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जान से मारने की साजिश को नाकाम किया गया है। CNN के मुताबिक जेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात किए गए 2 कर्नल ने इसकी प्लानिंग की थी। मंगलवार 7 मई को दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इसकी जानकारी यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने दी है। इन दोनों अधिकारियों पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। एक पर आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। दावा है कि दोनों आरोपियों को रूस से पैसे और हथियार मिले थे। दोनों आरोपियों में से एक को रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने जेलेंस्की के हत्या के लिए 2 ड्रोन और आधुनिक हथियार भी दिए थे। जेलेंस्की की हत्या के लिए आरोपी ये हथियार अपने तीसरे साथी को देना चाहता था, पर उससे पहले ही इस साजिश को पकड़ लिया गया।
भारत ने मालदीव से अपने 51 सैनिकों को वापस बुला लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने मालदीव में बचे भारतीय सैनिकों के बारे में खुलासा नहीं किया है। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की जानकारी ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रपति मुइजू की दी हुई डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। साथ ही एक दिन बाद 9 मई को मालदीव में विदेश मंत्री मूसा आमिर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले मालदीव ने बताया था कि भारतीय सैनिकों के 2 जत्थों ने देश छोड़ दिया। हालांकि उस समय भी देश छोड़ने वाले सैनिकों की सटीक संख्या सामने नहीं आई थी। दरअसल मालदीव की मुइजू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 10 मई तक मालदीव छोड़ने की डेडलाइन दी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन रूस को लगातार सस्ते ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहा है। इसी ड्रोन से रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिल रही है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने सोमवार 6 मई को बताया कि अब इसी टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए अमेरिका स्विच ब्लेड 600 नाम का ड्रोन बनाएगा, जो सस्ते और आधुनिक होंगे। पेंटागन के मुताबिक वो इसके लिए रेप्लिकेटर प्रोग्राम को रुपए दे रहा है। रेप्लिकेटर प्रोग्राम अमेरिका का खुफिया हथियार बनाने का एक प्लान है। इस प्लान के तहत अमेरिका नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंप्यूटर से चलने वाले हथियार बना रहा है। इसे चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी। चीन अमेरिका की धमकी के बाद भी रूस को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। अब अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए नए हाईटेक ड्रोन बनाएगा और भविष्य में इन ड्रोन को अपने सहयोगी देशों को देगा। हमास के सीज फायर समझौता स्वीकार करने के बाद मंगलवार को इजराइल की सेना टैंक लेकर दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में घुस गई। उसने मिस्र से सिटी गाजा की सीमा पर कब्जा कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 20 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। सैनिकों को इलाके में हमास की 3 सुरंगें मिली हैं। हमास के साथ जंग में राफा इजरायली सेना ने के ऑपरेशन का आखिरी पड़ाव है। इजराइल ने इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया था कि हमास सीमा का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। राफा पर हमले से पहले इजराइल ने 1 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से निकलने की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस युद्धाभ्यास में नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल करने को कहा गया है। अल जजीरा के मुताबिक पुतिन ने यह फैसला तब लिया जब नेटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। हालांकि यह ड्रिल कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो अपने सैनिकों को वहां भेज सकते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वह रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने दोनों बयानों का विरोध किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जिया चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।